सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं OSDB C++ का 23-24 जो पेपर सॉल्यूशन है उसे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंप्लीटली। बहुत अच्छे से आपको सॉल्व कराऊंगा, मैंने काफी अच्छे से नोट्स वगैरह बनाए हैं। सो बस आप आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे जाके वन शॉट चेकआउट नहीं किए तो जाकर देख लेना। हमने हर यूनिट के वन शॉट्स करवाए हैं, उसके साथ हमने पिछले 3 साल के उसके अंदर पेपर भी सॉल्यूशन करवाए हैं। ठीक है, वो मैंने पिछले साल बनाया था, लेकिन इस बार जो है हमारा 2023-24 का पेपर छूट गया था उसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसके अंदर अलग से सॉल्व करा रहा हूँ, इसे आराम से देख लो। सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन ए। सो अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो वो हमारा हमेशा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। और आपकी में जो सेक्शन ए होता है उसमें शायद 7 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, तो ये टोटल 20 मार्क्स का बैठता है। और इसके अंदर सारे के सारे काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स में आ जाए। जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसके जो फीचर्स हैं हमारे 10 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो अ, ये जो है डेटा एंड स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक फंक्शन मेंबर, ये भी हमारा 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और हमारे और यूएमएल पूछा जा सकता है 10 मार्क्स में। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 10 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगा कि वो हमारे 10 मार्क्स में भी आए, तो आप करके आ सको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होते क्या हैं। हमेशा दिमाग में रखो कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कोई भी अगर आपसे प्रिंसिपल, फीचर्स, एडवांटेजेस कुछ भी पूछता है, तो आपको क्या लिख कर आना है? एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, ये चार तो पक्का मेंशन करके आने हैं। ठीक है, तो इन चारों को आपको पता भी होगा होते क्या है, मैं जल्दी से बता देता हूँ। एनकैप्सुलेशन हमारा यूज होता है डेटा और मेथड को क्या करने के लिए? सिंगल यूनिट में कंबाइन करने के लिए। और हमारा जो डेटा है उसे सिक्योर करने के लिए कि उसे कौन एक्सेस कर सकता है। आप उसका एक्सेस मॉडिफायर का यूज करके लगा सकते हो कि कौन हमारा ऑथराइज पर्सन है, कौन नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है और एक प्रोटेक्टेड होता है। 3 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली हमारा जो डेटा है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम एनकैप्सुलेशन को। ठीक है, और अब आता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन थोड़ा सा मिलता जुलता होता है एनकैप्सुलेशन से। इसमें क्या होता है कि हमारा जो यूजर को अननेसेसरी डेटा है वो हम नहीं दिखाते, हम सिर्फ उसे नेसेसरी डेटा दिखाते हैं जो कि यूजर के काम का डेटा है। ठीक है, जैसे कि गाड़ी आप चला रहे हो, उसके अंदर आप ब्रेक दबाते हो, आपकी गाड़ी रुक जाती है। क्या आपको पता है ब्रेक के पीछे क्या मैकेनिज्म लगा हुआ है? आपको वो सब नहीं पता, आपको डायरेक्टली ब्रेक का बटन दिया हुआ है, आप उसे दबाते हो और आपके ब्रेक लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, हम जो यूजर को फोकस करते हैं एसेंशियल डिटेल के ऊपर, ना कि अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। इन अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन को क्या करते हैं हम? हाइड कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका इनहेरिटेंस। जब कोई हमारी बेस क्लास से ड्राइव क्लास कोई भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि आप समझो कोई भी एक छोटा चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट्स से कोई प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है, लाइक हेयर कलर्स हो गए, स्किन कलर हो गया, आईज का जो आईबॉल कलर होता है, वो सब किससे आता है? वो हमारे पेरेंट्स से कहीं ना कहीं ट्रेड्स जो आते हैं इनहेरिट होते हैं। ठीक है, सो वो उसे भी इनहेरिटेंस बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, एक हमारी बेस क्लास होती है, उसे हम पेरेंट्स क्लास भी बोल सकते हैं, और एक हमारी चाइल्ड क्लास होती है। बेस क्लास की प्रॉपर्टी को अगर हम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली उसे इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमें कोड जो है वापिस नहीं लिखना पड़ता, जिससे कि कोड रीयूजेबिलिटी परफॉर्म हो जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अगर कोई एक ऑपरेशन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है, उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। इतना आप समझ लो। ठीक है, अगर किसी के पास एक से ज्यादा फॉर्म्स हैं, एक से ज्यादा मतलब प्रॉपर्टीज हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, वो भी अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा उसके टाइप्स, उसके ऊपर कोड जब हम करेंगे। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मैसेज पासिंग की। जो हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारी जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज होंगी, जो हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे? जैसे कि ह्यूमंस होते हैं हमारे, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, हम किसके थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं? हम हमारी कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो मैसेज है उनके थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऐसी मैसेज पासिंग यहाँ पर यूज होती है, जिससे कि ऑब्जेक्ट जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो 5 चीजें बहुत अच्छे से याद रखना, 10 मार्क्स में भी आएगी तो लिखकर आ सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
डिफरेंट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, सो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में बस दिमाग में ये रखो, जहां पर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ गया उसका मतलब है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर हम जो पूरा प्रोग्राम है हमारा उसे हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। लेकिन जो हमारी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है या फिर हमारी प्रोसीजरल अप्रोच है या फिर हमारी फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको या फिर हमारी जो पूरी प्रॉब्लम्स है उसको हम डिवाइड करते हैं फंक्शंस के अंदर। ठीक है, बस इतना याद रखो, यही लिखा हुआ है। ये हमारा फोकस करता है प्रोग्राम्स को डिवाइड करने में इन फंक्शंस के अंदर। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा सी है ना। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या करता है, फोकस करता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, और इसका एग्जांपल है सी प्लस प्लस। ठीक है, और जावा भी है। अब इसके अंदर अगर हम टेबल्स वाइज देखें तो इसके अंदर कोई भी डेटा हेडिंग नहीं होती है ना, लेकिन इसके अंदर होती है हमारी डेटा एनकैप्सुलेशन के थ्रू। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो हमारी रीयूजेबिलिटी होती है वो बहुत लेस होती है, हमें हर बार जो कोड है वापस लिखना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो रीयूजेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और उसका एक हमारा जो फंक्शन है वो इनहेरिटेंस भी है, कि इनहेरिटेंस के थ्रू होती है, हमें वापस कोड नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्टली हम बेस क्लास को क्या करते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा, व्हाट इज यूएमएल। यूएमएल मैंने बहुत अच्छे से बताया था, हमारी यूनिट 1 के अंदर भी बताया था, है ना, 2 के अंदर भी देखते हैं। तो देखो, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, जब भी हमारा कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, सॉफ्टवेयर बनता है, तो उससे पहले उसका एक डिजाइन, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि वो कैसा ब्लूप्रिंट होने वाला है, वो कैसा दिखने वाला है। तो वो हम उसको बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूएमएल का यूज करते हैं। यूएमएल कुछ नहीं है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। मॉडलिंग से आपको पता चल गया होगा, स्ट्रक्चर और डिजाइन वगैरह के लिए यूज होती है। इज अ स्टैंडर्डाइज्ड विजुअल लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एंड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ठीक है, सो देखो यहाँ पर ये जो यूएमएल जो है उसको मैंने बहुत अच्छे से यूनिट 1 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है, जाकर देख लेना, हिस्ट्री वगैरह भी बताई थी। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है, आपने सिस्टम आर्किटेक्चर को विजुलाइज कराना हो, अगर आपको वर्क फ्लो या फिर डॉक्यूमेंट वर्क फ्लो एंड प्रोसेस, जो भी आपका सॉफ्टवेयर रहने वाला है किस तरीके से काम करने वाला है उसका वर्क फ्लो बनाना हो। और इसका यूज केस क्या है, आपका यूज केस डायग्राम हो गया, क्लास डायग्राम हो गया, सीक्वेंस डायग्राम हो गया, जो कि यूएमएल के थ्रू बनाते हैं हम लोग। ये हमारे टाइप्स ऑफ डायग्राम है। अगर आपने यार पढ़ा नहीं है ना तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार ऊपर से जा रही चीजें, बस इतना याद रखो, यूएमएल हमारी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, स्ट्रक्चर मॉडलिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ये, इतनी सी बात याद रखना। अब आता है हमारा नेक्स्ट, व्हाट इज जनरलाइजेशन। अगर आप दो चीजों को मिलाकर एक चीज बना दो उसको जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि कोई कॉमन चीजें हैं उनको आप मिलाकर एक बना देते हो तो उसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं, बस इतनी सी बात है। जनरलाइजेशन रिफर टू एक्सट्रैक्टिंग कॉमन फीचर्स फ्रॉम टू और मोर क्लासेस एंड क्रिएटिंग अ बेस क्लास, बस इसी को कहते हैं जनरलाइजेशन। सो देखो, यहाँ पर हमारी एक क्लास है कार और एक क्लास है बाइक। ठीक है, देखो अच्छे से समझना इस चीज को। अगर आपने अभी तक प्रोग्रामिंग नहीं देखी सी प्लस प्लस तो आपको लग रहा होगा कि कैसे बनाई गई है। अगर नहीं देखी तो यार फोर्थ और फिफ्थ यूनिट एक बार देख लेना। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमने एक बेस क्लास बनाई है व्हीकल। ठीक है, व्हीकल के अंदर व्हील्स एक डेटा है और एक फंक्शन है ड्राइव। ठीक है, कोई भी व्हीकल होगा उसके टायर तो होंगे ही, है ना, और वो ड्राइव भी कर रहा होगा। ठीक है, मतलब कि उसे ड्राइव भी कर रहे होंगे। तो ये जो चीज है दोनों वो कॉमन रहेगी हर एक व्हीकल के अंदर। तो हमने क्या किया, उन दोनों कॉमन चीज को निकाल कर हमने एक बेस क्लास बना दी व्हीकल। ठीक है, अब जब भी हम कोई व्हीकल बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि व्हीकल कौन-कौन से हो सकते हैं, एरोप्लेन हो सकता है, कार हो सकती है, बाइक हो सकता है, सबके अंदर टायर भी होंगे, नंबर ऑफ टायर्स होंगे, और उसके अंदर हमें ड्राइव फंक्शन को भी चलाना होगा कि अगर हम ड्राइव बटन का दबाएं बटन तो वो गाड़ी चलने लग जाए। ठीक है, तो हमने कार के अंदर क्या किया, इनहेरिट किया व्हीकल को। ठीक है, ऐसे करते हैं इनहेरिट कॉलन लगा के। ठीक है, तो क्या हुआ, कार के अंदर सारी जितनी प्रॉपर्टी व्हीकल के अंदर थी वो तो आई गई, और जो हम कार के अंदर लिखेंगे वो प्रॉपर्टी उसके अंदर होगी। ठीक है, अब आता है हमारा बाइक। बाइक के अंदर भी हमने इनहेरिट कर लिया व्हीकल को। तो जो व्हीकल की प्रॉपर्टीज होंगी वो तो बाइक के अंदर आई जाएंगी। तो और जो बाइक के अंदर हम प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे वो भी उसके अंदर होगी। ठीक है, तो ऐसे मतलब इसको जनरलाइजेशन का प्रोग्रामिंग के थ्रू मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर थ्री मॉडल्स ऑफ ओएमटी। ओएमटी कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक्स। ठीक है, मतलब कि जो मॉडल होते हैं उनको हम तीन मॉडल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दिमाग में याद रखो, पहला होता है हमारा ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि फोकस करता है ऑब्जेक्ट्स पे, एट्रीब्यूट्स पे और उनके रिलेशनशिप्स पे। ठीक है, और डायनेमिक मॉडल होता है एक,
जो कि हमारा डील करता है ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन कैसे होगा और स्टेट कैसे, कौन कौन से स्टेट्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। और हमारा जो फंक्शनल मॉडल होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है डेटा फ्लो और उसके प्रोसेसेस को, ठीक है। देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा पूरा का पूरा समझ लो कि स्टैटिक्स मान लो, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट बना लिया, रियल वर्ल्ड एंटिटीज बना ली, उनके अंदर कौन कौन की उनकी प्रॉपर्टीज होंगी, उन्हें हमने एट्रीब्यूट्स कह दिया, और आपस में उनके रिलेशंस कैसे होंगे हमने रिलेशनशिप के थ्रू डिफाइन कर दिया। अब आपस में वो बातचीत भी तो करेंगे कुछ, ठीक है। और स्टेट चेंज मतलब कि एक्टिव स्टेट में, ग्रांट स्टेट में, रिक्वेस्ट स्टेट में, वो इतने सारे रिक्वेस्ट स्टेट होंगे, ठीक है। और वो आपस में उनके अंदर डेटा कैसे फ्लो होगा, वो हमारा फंक्शनल मॉडल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे 3 मॉडल होते हैं, तीनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिजाइन, ठीक है। कभी भी कोई डिजाइन बनाते हो तो उसे ऑप्टिमाइज कैसे करते हो, जैसे कि आपका कोड होता है, आप उसे ऑप्टिमाइज कैसे करते हो। बेसिक सी बात है, उसकी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दोगे या तो आप उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दोगे। दोनों में से अगर कोई चीज बहुत मिनिमम है तो वो हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज कोड माना जाता है। ऐसे ही कोई भी, आप एक बात बताओ, कोई भी आपके पास डिजाइन है किसी भी सॉफ्टवेयर की, तो आप उसे कैसे देख कर बताओगे। एक तो देखो बेसिक सी बात है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर जो मेमोरी और रिसोर्स यूजेज है वो मिनिमाइज होना चाहिए, बहुत मिनिमम होना चाहिए। और उसके अंदर अगर आप स्केल करना चाहो उस चीज को, तो वो बहुत कम टाइम में स्केल हो जाए, और अगर उसका जो रिस्पॉन्स टाइम हो जब वो वर्क करे वो भी बहुत मिनिमम हो, ठीक है, मतलब इम्प्रूव हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कुछ डिजाइन की, ये आप अपने आप भी लिख सकते थे, ठीक है। अब आता है हमें एक प्रोग्राम लिखवाने के लिए आया था 2 नंबर के अंदर, कि साइन एक्स की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप एक सी प्रोग्राम लिखो, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू आप वैसे जो हमारी वैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके अंदर आप अलग से फॉर्मूलाज ये सब यूज करके बना लगा सकते हो, ठीक है, लॉजिक वॉजिक। लेकिन हमारी जो सी प्लस प्लस है उसके अंदर हमारे पास डायरेक्टली वो फाइल होती है मैथ, ठीक है। उसका यूज करके डायरेक्टली साइन एक्स की वैल्यू को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 2 नंबर के अंदर आया तो इसी इसी का यूज करके बनाना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम जो हमारी स्टैंडर्ड होती है वो हमने ऐड कर लिया इनपुट आउटपुट के लिए। फिर हमने मैथ की सी फाइल, देखो सी मैथ करके जो होती है हमारी, इसको आपको ऐड करना है, ठीक है, इंक्लूड सी मैथ। और फिर यूजिंग नेम स्पेस, ये हम हर कोड के अंदर लिखते हैं, आपको पता है, ठीक है, इतनी चीजें हमें लिखते ही हैं, ठीक है। ये मैथ वाली हमने अलग से ऐड करी है। फिर हमने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया, एक हमने एक्स मान लिया जिसके अंदर हम वैल्यू लेंगे, रेडियन के अंदर एंगल लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर एंगल को ले लिया, ठीक है। देख सकते हो आपने यहाँ पर एंगल इनपुट करा लिया, ठीक है। इनपुट हमारे पास एक्स एंगल आ गया। कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमें साइन ऐसे लिखना है, साइन, और यहाँ पे फंक्शन को ओपन करना है, और इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू है उसे डाल देना है इनपुट के अंदर। फिर हमारी जो एक्स की साइन की जो भी वैल्यू होगी हमें मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ईज़ी सा प्रोग्राम था, बस आपको ये याद रखना है कि आपको ये सी मैथ जो फाइल है इसे ऐड कर लेना है, ठीक है, इंक्लूड कर लेना है। फिर क्या करना है, आपने कोई भी इनपुट ले लिया एक्स को रेडियन के अंदर, और फिर डायरेक्टली क्या लिख दिया, साइन फंक्शन का आपने यूज कर लिया, ठीक है। इतना ईजी था। अब आता है हमारा नेक्स्ट, टाइप कास्टिंग क्या होती है सी प्लस प्लस के अंदर। टाइप कास्टिंग तो आपने सबके अंदर पढ़ी होगी कि अगर आप किसी एक डेटा टाइप को किसी और डेटा टाइप के अंदर बदलते हो तो उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब कि टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर, ठीक है। पहला होता है हमारा इम्प्लिसिट और एक होता है हमारा एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है कि अपने आप होता है, कंपाइलर उसे अपने आप करता है अपने थ्रू समझकर कि ये डेटा इसके अंदर जाना चाहिए, तो वो कंपाइलर कुछ खुद करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इंट ए इक्वल टू 5 और फ्लोट बी इक्वल टू ए, ठीक है। तो ए हमारा क्या है, पहले से इंटीजर है और 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी को इनिशियलाइज होगी वैल्यू, वो अपने आप यहाँ कंपाइलर कन्वर्जन करेगा, ठीक है। मतलब कि इंटीजर टू फ्लोट वो अपने आप करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सप्लिसिट की बात करें तो हम इसमें अपने आप प्रोग्रामर जो होता है वो मैन्युअली परफॉर्म करता है टाइप कास्टिंग को, ठीक है। कैसे करेगा, जिसने यहाँ पे लिखा फ्लोट बी 5.7, और यहाँ पे लिख दिया इसने इंट सी इक्वल टू इंट बी, ठीक है। मतलब कि जो बी का इंटीजर पार्ट हो, मतलब कि जो 5 हो, वो मतलब सी के अंदर स्टोर हो जाए और वो इंट बन, तो यहाँ पर हमने इंट का यूज किया। ये वाला जो मेथड होता है ये हमारा टाइप कास्टिंग के लिए ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा याद कर लेना इस एग्जाम्पल को, और एग्जाम्पल जरूर मेंशन करके आना, ठीक है। एग्जाम्पल ही देख रहे होंगे वो लोग। ये बहुत बेसिक चीज थी और मैंने ये 4th यूनिट के अंदर पढ़ा ही है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फंक्शन, ठीक है। 2 नंबर के अंदर आया, बहुत इजी है कि हमारा जो पब्लिक फंक्शन होता है उसको आप क्लास के आउटसाइड से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, वो पब्लिक है, सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन हमारा जो प्राइवेट फंक्शन होता है उसे आप सिर्फ क्लास के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हो, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, प्राइवेट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
यही हमारा एनकैप्सुलेशन का पॉइंट है, ठीक है ये, फॉर एग्जाम्पल भी समझ लो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जो कि सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्टैटिक डेटा एंड स्टैटिक फंक्शन मेंबर्स। तो बेसिकली दो होते हैं ये, स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड स्टैटिक फंक्शन मेंबर्स, ठीक है। अगर आपने फोर्थ यूनिट देखी हुई है तो आपको पता होगा इसके बारे में। तो देखो, इन सी प्लस प्लस स्टैटिक मेंबर्स जो हमारे दो होते हैं, डेटा एंड फंक्शन, बिलोंग्स टू क्लास रेदर देन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। ये हमारा क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने 10 मार्क्स की तरह इसे डेटा जो है लिखा हुआ है, कंटेंट जो है लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारे स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, अगर आपने किसी भी मेंबर को स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके बनाया है, तो वो हमारा बिलोंग करता है क्लास को, ना कि किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मतलब कि अगर आपको फिर उसे एक्सेस करना है तो आप उसे क्लास के थ्रू एक्सेस करोगे, ना कि ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करोगे, ठीक है। जब आप क्लास की तो आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो बहुत सारे, तो अगर ये जो स्टैटिक मेंबर है वो हमारा क्लास को बिलोंग कर रहा है, तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑलरेडी हमारा सारे ऑब्जेक्ट्स के पास क्या होगा, शेयर्ड होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इन दिस मीन्स दे शेयर्ड अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स की, ठीक है। स्टैटिक डेटा मेंबर हमारा डिक्लेयर होते हैं स्टैटिक कीवर्ड से, और क्लास के अंदर ये क्या होते हैं, ये क्लास इन द क्लास बट मस्ट बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। देखो, ये डिक्लेयर्ड होते हैं स्टैटिक कीवर्ड से, लेकिन इसको जो क्या बोलते हैं, डिफाइन किया जाता है, वो क्लास के बाहर किया जाता है, ठीक है। अभी एग्जांपल देखेंगे, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। स्टैटिक डेटा मेंबर इज अ वेरिएबल दैट इज शेयर्ड ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लासेस। इट इज इनिशियलाइज्ड ओनली वंस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एंड इज नॉट री इनिशियलाइज्ड विद ईच ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। अब ये एक ही बार इनिशियलाइज होता है, इतना दिमाग में रखो, ठीक है। अब जल्दी से एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, मैंने बहुत अच्छे से छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है कि सबसे पहले तो देखो, हमने एक क्लास बनाई काउंटर नाम की, ठीक है। हमने काउंटर नाम की क्लास बनाई, जिसके अंदर हमने एक क्या किया, स्टैटिक मेंबर को डिक्लेयर किया, ठीक है। ये देखो, हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया, इंट काउंट करके डिक्लेयर कर दिया। अभी हमने इसको डिफाइन नहीं किया, अभी हमने इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी, ठीक है। और हमने एक यहाँ पर फंक्शन भी बना लिया, और एक और हमने स्टैटिक फंक्शन बना लिया, ठीक है। तो अब देख सकते हो, ये हमारा दो हमने ये बनाए हैं, ये हमने गेटर बनाया है, क्यों? क्योंकि हमें ये डेटा मेंबर को एक्सेस भी करना है, उसके लिए हमने गेटर बना लिया, बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपको उसके अंदर बताया था फोर्थ फिफ्थ यूनिट के अंदर। अब हमें इसे क्या करना है, डिफाइन करना है। तो देखो, हमारी जो क्लास थी वो यहीं पर खत्म हो गई, ठीक है। ये जो हमारी क्लास है ये खत्म हो गई यहाँ पर, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे डिफाइन करना है। तो ये आउटसाइड दी क्लास क्या होता है, डिफाइन होता है। तो देखो, हमने आउटसाइड डिफाइन किया, इसे क्लास को इसको क्या कर दिया, स्टैटिक डेटा मेंबर को डिफाइन कर दिया, ठीक है। देख सकते हो, हमने जीरो से इसे इनिशियलाइज भी कर दिया। अब हमें इसे यूज करना है। तो देखो, हमने काउंटर के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3। अब हमने इसे यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे? हमने देखा था, हम इसको क्लास के थ्रू यूज करेंगे, ठीक है। क्लास के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो देखो, हमारे ऑब्जेक्ट तो हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्लास का नाम लिखा, दो हमने कॉलन लगाए, और हमने गेट काउंट लिखा, और हम इसको अब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप। ये हमने ना गेट काउंट करके रिटर्न काउंट लिखा हुआ था, इससे हम इसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। भी देखो यार, मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से नहीं बता सकता, क्लास ऑब्जेक्ट गेटर सेटर ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये होते हैं हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर, ठीक है। अब आते हैं हमारे स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी उसी का एक टाइप है स्टैटिक मेंबर्स का। तो देखो, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर्स। वो सिर्फ किसे यूज कर सकता है, स्टैटिक डेटा मेंबर्स को यूज कर सकता है, और अदर स्टैटिक फंक्शन ऑफ द क्लास, ठीक है। इतनी सी बात है। इट डज नॉट ऑपरेट ऑन एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड इज कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम, बिल्कुल उसी की तरह, स्टैटिक डेटा मेंबर्स की तरह। ये किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनेगा, ये एक पूरी क्लास के लिए बनता है, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, हमारे पास एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है, प्रोग्राम है पूरा। यहाँ पर देखो, हमने क्लास बनाई कैलकुलेटर, ठीक है। हमने कैलकुलेटर क्लास बनाई, उसके अंदर हमने एक स्टैटिक फंक्शन मेंबर बनाया, जो कि स्टैटिक इंट ऐड करके है, और इसके अंदर दो इनपुट हैं, ए और बी, और ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी करके, ठीक है। अब अगर हमें इसे यूज करना है, तो हम किसके थ्रू यूज कर सकते हैं, क्लास के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे लिखा सम, और हमने कैलकुलेटर क्लास का नाम लिखा, दो कॉलन लगाए, और इसका फंक्शन का नाम लिखा, और दोनों में इनपुट दिया, और अब हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न कर दिया हमने ए प्लस बी को। तो आप देख सकते हो ना,
ये होते हैं हमारे स्टैटिक फंक्शन मेंबर, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन मेंबर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है तो आप देख सकते हो, टेबल को देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा इसके बीच में डिफरेंस हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सेक्शन ए बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई। अब आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी देख सकते हो, 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराऊंगा। ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो जाएगा, इसके अंदर आपके जो बेसिक सी प्लस प्लस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता चल जाएगा, आपको आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के बारे में पता चल जाएगा। उसके अंदर आप 2 डायग्राम्स को भी कवर करेंगे, एक तो हमारा होता है डिप्लॉयमेंट डायग्राम और एक होता है हमारा कंपोनेंट डायग्राम, जो कि आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के अंदर आता है, ठीक है। उन दोनों के एग्जाम्पल भी लेंगे और हमारा OOT ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी कुछ नहीं होता, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि क्लास और ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात आएगी तो एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, OOT इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, है ना, दैट यूजेस ऑब्जेक्ट्स टू डिजाइन एंड बिल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। बेसिकली ये पूरा के पूरे जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती हैं उन्हें ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ओप्स के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, विच इंक्लूड फीचर्स लाइक एनकैप्सुलेशन होता है इसके अंदर, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, ये सब हम समझ चुके हैं, ठीक है। और अगर आपको और बड़ा करना है क्वेश्चन, इन सबको समझा दो, ठीक है। और इन OOT सॉफ्टवेयर इज मॉडल्ड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर होता है वो इस तरीके से मॉडल किया होता है कि उसमें जो भी एक एंटिटी होती है उसको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। ईच ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर्स, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट के बाद 2 चीजें होती हैं, एक तो डेटा होता है यानी कि एट्रीब्यूट होता है, और एक उसके फंक्शंस होते हैं जो कि मेथड्स होते हैं, ठीक है, उसका बिहेवियर होता है इन अ सिंगल यूनिट। तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है मॉड्यूलरिटी को और रीयूजेबिलिटी को, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फंक्शन है सारे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा OOT क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, ठीक है। तो देखो, आप एडवांटेज को, आप इसको बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एडवांटेज लिखोगे वही इसके अंदर लिख देना, कि पहले तो मॉड्यूलरिटी, ऑब्जेक्ट्स हमारे अलग अलग छोटे छोटे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, और रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। तो रीयूजेबिलिटी भी आ गया, ठीक है। और हम इसको इजीली मोर फीचर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो ये स्केलेबल भी है, ठीक है। और फिर उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन इसके अंदर है कि कोई भी आप जो है एसेंशियल डिटेल ही यूजर को दिखा रहे होंगे, और जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है उनके पीछे वो आप उसे हाइड कर दोगे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन भी है। अब आता है नीचे हमारा ईज टू मेंटेनेंस। अगर आपका जो पूरा का पूरा सिस्टम है अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर डिवाइडेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको बहुत इजीली मेंटेनेंस कर पाओगे, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है पहला, लर्निंग कर्व। यानी कि अगर आप इसको करना चाहते हो तो आपको पहले से इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट जो हैं आपको आने चाहिए, जो कि चैलेंजिंग होंगे स्टार्टिंग में कोई अगर बिगिनर होगा, ठीक है। और इंक्रीज ओवरहेड, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होते हैं वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, इसका जो डिज़ाइन होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि आप अलग 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 एंटिटीज़ को अलग अलग बनाते हो, फिर उसको डिज़ाइन करते हो, और जब साथ में उनको कनेक्ट करते हो तो थोड़ा सा डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। और ये बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए क्या है, सूटेबल होता है, ठीक है। हर एक प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं होता, सिर्फ ये बड़ी प्रॉब्लम के लिए सूटेबल होता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम आप इनके बिना भी प्रोसीजरल अप्रोच के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर डीबगिंग और टेस्टिंग थोड़ी हार्ड होती है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को आपको अलग अलग जाकर डीबग करना होता है, ठीक है। देखो, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। हमने एडवांटेज देख लिया, डिसएडवांटेज देख लिया, और उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से देख ली। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, हमें एक सिस्टम बनाना है जो कि है लाइब्रेरी का, ठीक है। अब लाइब्रेरी के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो बुक्स है ना, बुक्स हैव प्रॉपर्टीज लाइक टाइटल, ऑथर एंड ISBN, यानी कि हमारा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है 10 नंबर का, वो हम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। ये तो मेरे को पता था, ठीक है। और ये तो हमारा डेटा हो गया, ठीक है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। और ये हमारे क्या हो गए, एक्शन, यानी कि कोई बुक को बोरो करेगा और कोई बुक को रिटर्न करेगा, ठीक है। जो बोरो करेगा वो रिटर्न भी करेगा, और कोई भी मतलब, ठीक है। अब दो इसके अंदर फंक्शन होंगे, दो इसके बिहेवियर होंगे, बोरो और रिटर्न, ठीक है।
तो चलो देखते हैं जल्दी से लाइब्रेरी सिस्टम कैसे बना रहे हैं। तो देखो ये छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत ईज़ी सा प्रोग्राम है, जल्दी से समझाता हूँ। पहले हम क्लास बनाएँगे, ठीक है? हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई बुक, ठीक है? हमने क्लास कीवर्ड्स के थ्रू क्लास बुक बनाई। फिर अगर हमें डेटा हमारा पब्लिक रख रहे हैं तो पब्लिक हमने एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ किया, कॉलन लगाया। 2 हमने क्या बनाए, 2 हमने ये बनाए डेटा, ठीक है? एट्रीब्यूट्स, स्ट्रिंग टाइटल एंड स्ट्रिंग ऑथर, ठीक है? फिर हमने 2 फंक्शंस लिखे यहाँ पर। एक तो लिखा बोरो बुक, जो कि बोरो करेगा बुक को, ठीक है? मतलब कि अगर कोई बुक ले रहा है, ठीक है? और रिटर्न बुक, कोई अगर बुक को वापस जमा करके जा रहा है तो रिटर्न बुक। 2 हमने फंक्शन बना लिए, ठीक है? ये हमारा पूरा क्लास बन गया, देख रहे हो है ना, बहुत अच्छे से क्लास बन गई। अब बस हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाने और उसको यूज करना है, ठीक है? तो हम मेन फंक्शन के अंदर गए, हमने मेन फंक्शन के अंदर बुक क्लास के थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बुक वन, ठीक है? और हमने अब हमें क्या करना है, टाइटल को एक्सेस करना है या ऑथर को एक्सेस करना है, तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं बुक वन डॉट टाइटल, जिससे कि हमें यहाँ पर टाइटल पता चल रहा है। और फिर हमने बुक वन डॉट ऑथर लिखा तो हमें ऑथर का नाम पता चल रहा है, ठीक है? और अगर हमें फंक्शन को कॉल करना है, मेथड्स को कॉल करना है, तो हमने क्या लिखा, बुक वन डॉट बोरो बुक, बुक वन डॉट रिटर्न बुक। ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? यही होता है हमारा ओओटी का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा बेस आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के अंदर, ठीक है? आर्किटेक्ट देखो, हमारे बेसिकली जो मॉडलिंग होती है वो 3 तरीके की होती है। स्ट्रक्चर्ड होती है, बिहेवियर होती है, और एक हमारी होती है आर्किटेक्चरल। स्ट्रक्चर हमारी स्टैटिक पार्ट को डिफाइन करती है, बिहेवियर हमारी डायनेमिक पार्ट को डिफाइन करती है, और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के अंदर दोनों आ जाती है, बिहेव डायनेमिक और स्टैटिक, ठीक है? इतनी सी बात याद रखो, मैंने यूनिट 2 के अंदर स्टार्टिंग में ही बताई थी, ठीक है? अब इसके अंदर हम अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम को सूटेबल एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं कि आर्किटेक्चरल मॉडलिंग होती क्या है। ये हमारा एक प्रोसेस होता है क्रिएट करने का ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है? दैट डिफाइन इस स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड की कंपोनेंट्स, ठीक है? मैंने आपको बताया था दोनों प्रॉपर्टी स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को ये डिफाइन कर रही होगी, ठीक है? तो बेसिकली ये प्रोसेस है क्रिएट करने का ब्लूप्रिंट, ठीक है? किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का। इट एक्ट लाइक अ मैप that help developers and stakeholder understand how the system work and interact, ठीक है? मतलब कोई भी आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम बन रहा है, उससे पहले आप इसका मॉडल बना लो, जिससे कि हमारे जो डेवलपर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जो कि पार्टनर्स हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो उन्हें पता चले कि हमारा जो आखिर में सिस्टम है वो काम कैसे करने वाला है, ठीक है, इंटरेक्ट कैसे करने वाला है। आर्किटेक्चरल मॉडल्स हमारे यूज होते हैं विजुअल द सिस्टम बिफोर बिल्डिंग इट, कम्युनिकेट आइडियाज अमंग टीम मेंबर्स, है ना, आप अपने आइडिया को समझा सकते हो उसके थ्रू कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, उन्हें इजीली समझ में भी आएगा, ठीक है? एंश्योर दैट ऑल कंपोनेंट्स फिट टुगेदर सीमलेसली, ठीक है? तो ये बेसिकली एक हमारा मतलब स्टार्टिंग के लिए इंश्योर करने के लिए हमारा आइडिया ठीक भी है या नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी यूज हो सकता है, और एज अ मतलब ब्लूप्रिंट भी यूज होता है, ठीक है? अब देखो, it uses diagram to represent the structure, interaction and deployment, ठीक है, of a software system। तो ये डायग्राम्स का यूज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, डायग्राम्स का यूज करेगा, उसी से थ्रू बनाएगा, है ना? अब इसके अंदर 2 की डायग्राम्स होते हैं हमारे, एक होता है कंपोनेंट डायग्राम्स और एक होते हैं हमारे डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स, ठीक है? इन दोनों को बहुत अच्छे से समझने वाले। कंपोनेंट तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि आपके जो पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है आपकी सॉफ्टवेयर सिस्टम में, वो कुछ कंपोनेंट्स के अंदर अलग अलग डिवाइड हो जाएगा और आपस में वो इंटरेक्ट करेंगे। और डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या होगा कि कैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है वो हार्डवेयर पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है, उस पूरे प्रोसेस को हम डेप्लॉयमेंट डायग्राम के अंदर समझते हैं, ठीक है? तो चलो जल्दी से एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? कंपोनेंट होता है, ठीक है? उससे पहले हमारे कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के, जल्दी से इन्हें पढ़ लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला होता है हमारा कंपोनेंट। तो हमारा जो देखो, द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सिस्टम सच एज़ क्लासेस, मॉड्यूल्स एंड सर्विसेज, ठीक है? उनको हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? जैसे कि एक हमारा ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, उसके कंपोनेंट क्या-क्या होंगे? यूज़र मैनेजमेंट होगा, प्रोडक्ट कैटलॉग होगा और एक पेमेंट सिस्टम होगा। तो ये 3 क्या हो गए हमारे, 3 मॉडल्स हो गए या मॉड्यूल्स हो गए या फिर कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है? अब उन कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप्स होती है, ठीक है? तो उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे शो करते हैं? तो देखो, द पेमेंट सिस्टम इंटरेक्ट विथ ऑर्डर प्रोसेसिंग टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन, ठीक है? मतलब कि देखो, किसी भी यूज़र को अगर पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहा है तो वो ऑर्डर प्रोसेस करेगा, ठीक है? ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा आपस में, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमारा वो क्या बोलते हैं ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, बीच में एक कनेक्शन है, ठीक है, रिलेशनशिप है मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में। अब आता है हमारा व्यू। व्यू हमारा होता है कि देखो, एक व्यू क्या होता है, मतलब कि
किसी चीज को देखने का किसी मतलब कि जैसे एक हमारा पूरा सिस्टम है उसका एक व्यू होता है हमारा एडमिन व्यू, ठीक है। एडमिन के पास बहुत सारे चीजें होंगी जैसे कि वो प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, एनालाइज कर सकता है चीजों को, उसको डेटा दिखेगा बहुत सारा। लेकिन जो यूजर होगा उसे सिर्फ क्या दिखेगा, उसे वो यूजर प्रोडक्ट दिखेगा, उसके पैसे दिखेंगे, ठीक है। उसे वो एडिट वेडिट नहीं कर सकता, ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग व्यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ अ सिस्टम सच एज लॉजिकल, फिजिकल एंड बिहेवियरल व्यूज, ठीक है। तो ऐसे आपको एक व्यू नहीं अलग अलग व्यूज बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अ लॉजिकल व्यूज शो हाउ द कंपोनेंट आर स्ट्रक्चर्ड यानी कि स्टैटिक पार्ट, एंड वाइल अ बिहेवियर व्यू ये बताता है कि आपका जो फ्लो होगा डेटा का वो कैसे होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप। अब आता है हमारे डायग्राम्स। तो आपको अगर किसी भी चीज को विजुअली रिप्रेजेंट कराना है तो आप किसका यूज करते हो, डायग्राम्स का यूज करते हो, ठीक है। दिस इंक्लूड्स क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। इतने बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, 9 डायग्राम थे हमारे, ठीक है। 9 थे या 12 डायग्राम थे, ठीक है। अब आता है हमारा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे दो डायग्राम मेनली, एक कंपोनेंट डायग्राम पढ़ेंगे और एक डिप्लॉयमेंट डायग्राम पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट डायग्राम क्या होता है जल्दी से समझते हैं। कंपोनेंट डायग्राम इट विजुअली रिप्रेजेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम एंड देयर डिपेंडेंसी, ठीक है। तो कि आपके सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं और वो कैसे आपस में डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। इट शोज हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट टू फॉर्म अ कंप्लीट सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर की एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है कंपोनेंट, एक होता है इंटरफेस और एक होता है डिपेंडेंसी, ठीक है। तो कंपोनेंट्स हमारा रिप्रेजेंट करते हैं हम एज अ रेक्टेंगल के थ्रू, है ना। ये हमारा कंपोनेंट का वो होता है, ठीक है, सिंबल, ऐसे समझ सकते हो। इंटरफेस होता है हमारा, इंटरफेस का ऐसे स्मॉल सर्कल होता है, ये हमें शो करता है हाउ कंपोनेंट्स कम्युनिकेट, ठीक है, ये बताता है। अब आता है हमारा डिपेंडेंसी जो कि हमारी डैश लाइन के थ्रू शो होती है कि कंपोनेंट्स आपस में कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। कंपोनेंट डायग्राम बस इतना ही होता है, ठीक है। ये देखो एक एग्जांपल जल्दी से। यहाँ पर एक हमारा एक अच्छा सा ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम या फिर ई कॉमर्स का ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है, कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर कैटलॉग है कि ऑर्डर क्या क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा कस्टमर है और यहाँ पर कस्टमर का जो है अकाउंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि कस्टमर कोई ऑर्डर करता है तो अकाउंट में से जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर पेमेंट के में ऑर्डर में आ जाती है। और जो हमारा ऑर्डर है वो किसके किसके लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए होता है, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे कंपोनेंट डायग्राम बनते हैं, ठीक है। ये एक पूरा हमारा ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा ई कॉमर्स होता है उसकी तरह है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंपोनेंट डायग्राम है, ऐसे एग्जांपल में बना के आ सकते हो। अब आता है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ठीक है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होता है बेसिकली, हमारा ये होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑन अ हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर नोड्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। इट हेल्प अंडरस्टैंड द सिस्टम्स हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड हाउ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इंटरेक्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो हार्डवेयर से तो देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर का कोई काम नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी आप समझ सको कि आपका जो सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर पे कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे आपस में वो कंपोनेंट इंटरेक्ट करेंगे, वो सब आप समझ सको, ठीक है। तो इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, तीन एलिमेंट होते हैं। एक होता है नोड जो कि रिप्रेजेंट करता है कि आपके हार्डवेयर, ठीक है, जो आपके सर्वर्स हैं उन्हें, ठीक है, वो 3D बॉक्स के थ्रू शो होता है, ठीक है। एक होता है आपका आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या होता है, रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड ऑन नोड्स, ठीक है, लाइक एग्जीक्यूटेबल एंड डेटाबेसेस, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर हमारा डिप्लॉय होगा नोड्स के ऊपर यानी कि हार्डवेयर के ऊपर। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन पाथ, वही कि आपस में कैसे कनेक्शन होगा नोड्स के बीच में, वो लाइंस के थ्रू हम शो करते हैं। चलो जल्दी से देख लेते हैं। नीचे करूँ मैं इसे, तो ये रहा हमारा नोड ऐसे रिप्रेजेंट होता है और आर्टिफैक्ट ऐसे डॉ ईयर लाइक स्ट्रक्चर जो बोलते हैं उसे वैसा होता है, ठीक है। सो जल्दी से इसे ओपन करूँ तो देखो आर्टिफैक्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये होता है आर्टिफैक्ट और ये होता है हमारा आर्टिफैक्ट ऐसा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और जो हमारा नोड होता है वो 3D बॉक्स की तरह होता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। और देखो ये यहाँ पर एक मेरे एक एग्जांपल मिला था मुझे, वो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हार्डवेयर कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक हमारा क्या है, कंप्यूटर कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारा एक नोड के थ्रू है। ये क्या है, हमारा एक एप्लीकेशन का सर्वर है, ठीक है। ये किसी एप्लीकेशन का सर्वर है, ये हमारा वेब सर्विसेज है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, डेटाबेस सर्वर है। तो ये क्या है, ये हमारे कुछ नोट्स हो गए, ठीक है। नोट्स के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स हैं अलग अलग, ठीक है। वेब ब्राउज़र हो गया, इसके अंदर बिजनेस लॉजिक हो गया, इसके अंदर डेटाबेस एपीआईज हो गई, वेब एप्लीकेशंस हो गए, रिपोर्टिंग डेटा हो गया, है ना। और ये कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं ऐसे लाइंस के थ्रू, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, ऐसे मतलब कुछ चीज़ें ऐसे परफॉर्म होती हैं डिप्लॉयमेंट डायग्राम के अंदर, ठीक है।
डिप्लॉयमेंट डायग्राम बस आपको ये जो ऊपर की चीज़ें ये पता होनी चाहिए, और ये जो है ये वाला जो सिस्टम है ये आप अपने हिसाब से बना देना, ठीक है। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि वेब सर्विस का मैं नहीं बनाऊँ तो आपकी मर्जी है, ठीक है। कंप्यूटर दिखा देना, डेटाबेस सर्वर दिखा देना, ऐसे आप दिखा सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंटेशन एंड व्हाट आर द वेरियस कंसिडरेशन इन डॉक्यूमेंटेशन डिजाइनिंग, ठीक है। तो उसे एक्सप्लेन करना था। तो डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, कभी भी हम कोई चीज मतलब यूज करते हैं, कोई भी नया सॉफ्टवेयर हो गया तो उसकी ना एक डॉक्यूमेंटेशन बनी होती है, ठीक है। जैसे कि आप एक लाइब्रेरी है, रिएक्ट कोई समझ लो, ठीक है। तो आप रिएक्ट को जब यूज करते हो तो आपके टीचर बेसिकली क्या कहेंगे, जाकर गूगल पे जाके उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। उसमें सारा जो प्रोसेस है वो गिवन है कि कैसे वो इंस्टॉल होगा, कैसे आप उसे यूज़ करोगे, कौन सी कमांड किसके लिए होती है, वो सब उसके अंदर मेंशन होता है पहले से, ठीक है। तो आप उसको पढ़ के आप रिएक्ट को यूज़ कर पाते हो, ठीक है। ऐसे ही कभी भी कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके एक डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी अलग अलग टाइप की होती है, उन्हें भी हम पढ़ेंगे, और डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है वो बता देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिफर टू द रिटन रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल that describe system design, functionality, usage and maintenance, ठीक है। सो बेसिकली जो रिटर्न रिकॉर्ड्स होते हैं और जो मटेरियल्स होते हैं जो कि सिस्टम की डिज़ाइन को, फंक्शनैलिटी को, यूजेस को, मेंटेनेंस को डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। इट एंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर्स, स्टेक होल्डर्स एंड यूजर्स, मेकिंग इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मेंटेन टू द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये भी हमारे एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब आपकी राइटिंग ही अगर गंदी है, मतलब कि आपने चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स कर रखी हैं, अगर मैं नोट्स आपके इतने कॉम्प्लेक्स बना दूंगा कि आपको समझ ही ना आए तो फायदा क्या है, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी रखनी है, ठीक है, क्लियर रखनी है बेसिकली। अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो तीन टाइप की डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक होती है यूजर डॉक्यूमेंटेशन, एक होती है टेक्निकल, और एक होती है प्रोसेस, ठीक है। तो यूजर में क्या होता है कि बेसिकली आप गाइड करते हो एंड यूजर को कि आप अपने सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करोगे, ठीक है। जो यूजर मैनुअल होता है या यूजर गाइड होती है वो आपके लिए, जैसे कि कोई आप कोई नया एक डिवाइस भी खरीदते हो ना मार्केट से, तो उसका एक यूज़र मैनुअल आता है कि वो कैसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। वो ये हो गया। अब एक होती है हमारी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि डिटेल द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ सिस्टम फॉर अ डेवलपर और अ आईटी टीम, ठीक है। कि इंटरनल वर्किंग कैसी है वो बताने के लिए, ठीक है। एक होती है प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, कैप्चर वर्क फ्लो, प्रोजेक्ट प्लान एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। एक एक बार ऐसे नोट्स बना लिया करो, ठीक है। जैसे कि जैसे कि आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन की आपने एक छोटी सी डेफिनेशन लिख ली। फिर आपने क्या किया, आपने टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में तीन चीजें लिख ली, यूजर डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल और प्रोसेस, ठीक है। और आपको इसके अंदर की चीजें पता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि इंपॉर्टेंस क्या है डॉक्यूमेंटेशन की। तो देखो, बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए है ना, टीम मेंबर्स के साथ आपकी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। और आपके जो नए डेवलपर्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें कैसे काम करती हैं, उसी से तो वो नया काम कर पाएंगे। रेफरेंस ड्यूरिंग डीबगिंग एंड एनहेंसमेंट के लिए ज़रूरी है। और प्रॉपर हैंडओवर फॉर फ्यूचर मेंटेनेंस के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, ठीक है। किसी को आप अगर अपनी चीज़ दे रहे हो कि भाई इस चीज़ को ऐसे, ये चीज़ ले लो, ठीक है, बस आपको बोल दिया ये चीज़ ले लो, ठीक है। तो भाई क्या फ़ायदा, आप उसे बताओ कि ये चीज़ कैसे यूज़ होती है, कैसे काम करती है, तो उसे वो आगे बढ़ा भी सकता है, ठीक है, और उसे यूज़ भी कर सकता है। अब आती है हमारी कौन-कौन सी कंसिडरेशन होती है, कौन-कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन करो, ठीक है? अच्छी डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन किसे बोलते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है ऑडियंस, ठीक है? आप किसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो? अगर आप डेवलपर्स के लिए बना रहे हो तो आप जार्गन्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल बेसिक यूज़र्स के लिए बना रहे हो, नॉन टेक्निकल ऑडियंस के लिए बना रहे हो, तो आप जार्गन्स को क्या करो, अवॉइड करो। जार्गन्स क्या होते हैं, जो आपके डिफिकल्ट मतलब कि ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, लाइक जो कि जैसे कि रिएक्ट हो गया, ठीक है, वो लोगों के लिए एक जार्गन ही समझ लो, ठीक है। हमें तो पता है कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जेएस की, ठीक है, फ्रंट एंड के लिए यूज होती है। तो ये, बट एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए रिएक्ट क्या है, एक जार्गन ही है, ठीक है। अब आता है क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। बेसिक सी बात है, डायग्राम वगैरह यूज करो, स्क्रीनशॉट का यूज करो, फ्लो चार्ट का यूज करो। एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि आपकी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो अप टू डेट हो और कोई भी उसके अंदर एरर ना हो, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब कि आपका स्टार्टिंग टू एंड आपका स्ट्रक्चर कोई एक ही फॉलो कर रहे हो आप, क्लियर स्ट्रक्चर्ड हो, है ना। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया, फिर आपने फीचर्स बताए, देन आपने ट्रबल शूटिंग के बारे में बताया, है ना। फिर आता है आपका एक्सेसिबिलिटी हो, मतलब कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इजी टू एक्सेसिबल हो यूजर के लिए, है ना। ऐसा भी ना हो कि भाई आप चाइनीज में लिख कर दे दो, ठीक है। और ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल ऐसे प्रोटेक्टेड, बिल्कुल
पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रखा है कि यूजर ही नहीं उसे ये ढूंढ पा रहा। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए बहुत यूनिफॉर्म होना चाहिए। लाइक आपने हेडिंग का अगर जो फॉन्ट है वो 20 पिक्सल रखा है, तो आपका जो पैराग्राफ का आपने 17 रखा है, तो वो पूरे के अंदर यूनिफॉर्म अच्छे से ऐसे ही हो रही हो, ठीक है। फिर आता है आपका मेंटेनेंस, ठीक है, कि आपका जो ये जो आपने एक बार बना लिया डॉक्यूमेंटेशन, तो ऐसा ना हो कि आप उसे बदलो ही ना, आपको रेगुलरली उसे अपडेट करना है। वर्जन कंट्रोल, है ना, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन के आप वर्जन भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपने ये वाला डॉक्यूमेंटेशन हमने ये 7.1 था, नेक्स्ट हम लाने वाले हैं 7.2, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, फ्रिक्वेंट अपडेट्स दे सकते हो। तो ये कुछ कंसिडरेशन है जब भी आप डॉक्यूमेंट, इसमें से कोई भी 5 याद कर लेना, 6 याद कर लेना, वो लिखना, ठीक है। और हमें आपको याद हो जाएगी, जब आप 2-3 बार इसे रीड करोगे तभी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब कि जब मेरा आया था तो जब मेरा पेपर था, मैंने यही पेपर दिया था, मेरे लाइक 74 या 76 नंबर आए थे इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ये कुछ टर्म्स हैं, नम स्पेस, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एनम, ठीक है। ये पांचों को क्या करो भाई, डिफाइन करके आओ, ठीक है। ये बताओ क्या होते हैं। तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, हर एक का एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा, जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो नम स्पेस क्या होता है, ठीक है, नम स्पेस, स्पेस इसके अंदर क्या आ गया, स्पेस आ गया। तो देखो इसके याद रखो कि ये हमें बताता है कि आपका जो पूरा कंटेनर देता है, ये आपको एक स्कोप देता है कि आपका वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक के लिए वेरीफाइड वैलिड है, ठीक है। अ नेम स्पेस इज अ कंटेनर दैट ऑर्गेनाइज कोड इनटू ग्रुप्स एंड अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, स्पेशली इन अ लार्ज प्रोजेक्ट। इट इज अ वे टू डिफाइन अ स्कोप फॉर आइडेंटिफायर सच एज वेरिएबल, फंक्शंस एंड क्लासेस। इन सब के आप स्कोप डिफाइन कर सकते हो नेम स्पेस का थ्रू, नेम स्पेस के थ्रू, ठीक है। बेसिकली आपके कोई भी नेम्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना है, ये भी यही चेक करता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा हुआ है इसका। यहाँ पर हमने एक अपनी फाइल जो हेडर स्टार्टिंग में ऐड कर ली, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने नेम स्पेस का यूज किया और आपने एक नेम स्पेस बना लिया लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी बना लिया और आपने इसके ब्रैकेट के थ्रू ये कर दिया कि ये यहाँ तक एक्सेसिबल है, ठीक है। मतलब यहाँ तक इसका स्कोप है, ठीक है। तो देखो वेरिएबल इनसाइड द नेम स्पेस, तो आपने यहाँ पर लगा दिया इन बुक्स 100, ठीक है। अब आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप इस लाइब्रेरी के यूज करोगे, फिर आप इसका यूज करोगे, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, जल्दी से समझो, ये एग्जांपल याद कर लेना, इसे बनाकर आना, ठीक है। और अगर आप ये फाइल हेडर के नीचे और मेन के ऊपर कोई भी अगर आप डिफाइन करते हो तो उसे आप ग्लोबल वेरिएबल बोलते हो, ठीक है। इसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इंट बुक्स इक्वल टू 50 हमने एक ये इनिशियलाइज किया, और इंट बुक्स इक्वल टू 100। देखो दोनों के दोनों सेम ही है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर अगर हम इसे बिल्कुल मेन फंक्शन के अंदर जाकर यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आ जाता, दोनों के अंदर सेम है। लेकिन अब हम इन दोनों को अलग अलग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने सी आउट किया और बुक्स हमने यहाँ पे लिखा लाइब्रेरी 2 कॉलन बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी लाइब्रेरी नेम स्पेस था, वो वाली बुक्स का जो वैल्यू है वो आएगा, ठीक है, जो 100 है वो आएगा, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन अगर ये जो हम ग्लोबल का यूज करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस उसे डायरेक्टली यूज करो। तो क्या होगा, यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल जो 50 है वो यूज होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम इसका आउटपुट देखें तो देखो क्या आ रहा होगा, 100 एंड 50, 150, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बहुत इजी सा टर्म है, किसी भी फंक्शन को, किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है, आपको उसे लेबल देनी है, ठीक है। मतलब कि कोई भी आप किसी को नाम देते हो ना, लेबल देते हो, वो हमारा आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। चाहे ऑब्जेक्ट हो, क्लास हो, फंक्शन हो, वो सब हमारे आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है। पर इसके अंदर कुछ हमारे क्या होते हैं, रूल्स फॉलो आपको करने पड़ते हैं कि आप इसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का ही यूज करोगे, ठीक है। मस्ट नॉट स्टार्ट विद डिजिट, आप किसी भी डिजिट के साथ इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। आप किसी भी रिजर्व कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, जैसे कि इंट हमारा क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। इफ हमारा क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है। एल्स हमारा क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है ना। फोर हमारा क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है। इनको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे कि हमने इंट माई वेरिएबल दिया, तो ये माई वेरिएबल क्या है, एक हमारा आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। जैसे ही आप एक कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो किसी क्लास का, ऑब्जेक्ट वन, तो वो भी एक हमारा क्या है, आइडेंटिफायर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल अभी तक आप सबको सब कुछ पता है भाई, वेरिएबल क्या होता है, कंटेनर होता है। किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है, ठीक है। और वेरिएबल है तो आप इसे भाई चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है वेरी कर सकता है, वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो, अब वेरिएबल इज अ नेम स्टोरेज लोकेशन इन अ मेमोरी, मतलब मेमोरी है काफी, ठीक है। और आप मतलब उसके अंदर कुछ
पार्ट चाहते हो कि ये वाला पार्ट है ना भाई, ये मुझे चाहिए, ठीक है, तो आप वेरिएबल का यूज करके इस पार्ट को एक्सेस कर सकते हो कि इसको कोई भी नाम देकर, जैसे कि मैंने इसका नाम दे दिया कृष्णा, ठीक है, तो ये मैंने मेमोरी के अंदर नाम दे दिया कृष्णा। अब इसके अंदर जो भी मैं वैल्यू रखना चाहता हूँ मैं रख सकता हूँ और इसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यूज टू होल्ड अ वैल्यू दैट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और इस वैल्यू को मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के थ्रू मतलब टाइम पर चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही एग्जांपल है, इंट एज हमारा क्या है, एक हमारा वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, और फ्लोट हमारा ये क्या है, हमारा फ्लोटिंग वेरिएबल है एक हमारा, और ये हमारा क्या है, एक हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखो इंटीजर और वेरिएबल के अंदर बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट देखो इसके अंदर मैंने बहुत इजीली यहाँ पर एक टेबल बना रखी है डिफरेंशिएट करके कि ये दोनों होते क्या है, ठीक है, जल्दी से समझो। ये हमारे यूज होते हैं मेमोरी लोकेशन के लिए, स्टोर करने के लिए डेटा को, और ये हमारे यूज होते हैं एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके नेम के लिए, ठीक है। ये इसके हमारे जनरल नेम्स होते हैं लाइक वेरिएबल्स के, फंक्शंस के, और ये हमारे स्पेसिफिक आइडेंटिफायर होते हैं, मतलब कि आइडेंटिफायर एक बड़ा सा सेट है, उसका एक सबसेट है हमारा क्या, वेरिएबल, ठीक है। ये हमारे कोई भी डायरेक्ट मेमोरी को एसोसिएट नहीं करते, लेकिन ये हमेशा हमारे मेमोरी के एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल लें तो सम, कैलकुलेट एरिया, ये कुछ हमारे फंक्शंस के नेम है जो कि हम आइडेंटिफायर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंट एज 25, तो एज हमारा क्या है, एक हमारा इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, समझ गए होंगे यार आप तो। अब आता है हमारा नेक्स्ट कांस्टेंट, ठीक है, जैसे वेरिएबल वेरी कर सकते थे, कांस्टेंट हमारे वेरी नहीं कर सकते। कांस्टेंट हमारे हमेशा फिक्स वैल्यू रहती है इनकी, ठीक है। कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इट्स इनिशियलाइजेशन। कांस्टेंट आर डिक्लेयर्ड यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, मेन फंक्शन, जिसके अंदर हमने कॉन्स्ट लिखा है, फ्लोट लिखा है, पाई लिखा है, ठीक है। तो हमने ये जो पाई है हमने कांस्टेंट वैल्यू बना दी 3.14159, ठीक है। तो इसको हम कभी भी यूज करेंगे पाई को, तो हमारी यही वैल्यू आएगी, हम इसे वापस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इसे री इनिशियलाइज करोगे पाई डॉट ऐसे करके, तो आपको क्या आएगा, एरर आएगा कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, ठीक है, मतलब कि आप उसे वापस इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा एनम, ठीक है, मतलब कि जितने डेटा टाइप है अगर वो कम पड़ जाते हैं आपके लिए, आपको अपने हिसाब से कोई डेटा टाइप बनाना है, तो आप एनम का यूज करते हो, ठीक है। तो एनम क्या होता है, एनम की फुल फॉर्म होती है एनमरेशन, ठीक है। एनमरेशन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस दैट कंसिस्ट ऑफ इंटरवल कांस्टेंट, ठीक है। इट इज यूज टू असाइन नेम्स टू सेट ऑफ रिलेटेड वैल्यूज मेकिंग इट कोड मोर रीडेबल, ठीक है। ज्यादा आप इसका यूज नहीं करोगे जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे, बेसिक सी बात है, ये हमारा एक यूजर डिफाइंड क्या है, डेटा टाइप है, ठीक है, मतलब कि आप अपने हिसाब से डेटा टाइप बनाओगे, ठीक है। कैसे बनाते हो जल्दी से बताता हूँ, बिल्कुल एरे की तरह होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखते हो, यहाँ पर आप लिखते हो एनम, ठीक है, आपने बाहर इसे इनिशियलाइज करना होता है, एनम लिखा, आपने अपने जो भी डेटा टाइप का नाम रखना चाहते हो, जो भी आप मतलब एनम इसके टाइप का नाम रखना चाहते हो, आपने दिया डेज, ठीक है, आपने बना दिया डेज, ठीक है। अब आपने इसके अंदर कुछ वैल्यूज दे दी, ठीक है, आपने इसके अंदर वैल्यूज दे दी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। ऐसे ही आप मतलब मंथ मंथ की भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि जनवरी, फरवरी, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, जो हमारा संडे होगा वो हमारी संडे की वैल्यू हो जाएगी 0, मंडे की वैल्यू हो जाएगी 1, ट्यूसडे की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ऐसे ही सो ऑन, सबकी वैल्यू ऐसे बढ़ जाएंगी, ठीक है। जैसे आप वहां पर मतलब मैं अभी बताता हूँ प्रोग्राम के अंदर, जैसे कि मैंने डेज लिखा, ठीक है, हमने डे टाइप का बना लिया, है ना। अब हमने डे लिखा और हमने लिखा टुडे, ठीक है, और टुडे हमने एक यहाँ पर एक आइडेंटिफायर समझ लो, या फिर एक वेरिएबल हो गया एनएम टाइप का, ठीक है, एनएम टाइप का या फिर डेज टाइप का, ठीक है, डेज टाइप का वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब हमने टुडे इक्वल टू कर दिया वेनसडे, अब हम इसे एक्सेस करेंगे वेनसडे को, तो हमें क्या मिलेगा, 0 1 2 3, तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हमने इसको आउटपुट में टुडे लिखा, तो हमें क्या मिल रहा है आउटपुट में, वेडनेसडे में इंटीजर वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 3, ठीक है। मैंने यहाँ पर आउटपुट अभी लिखा नहीं, भूल गया, यहाँ पर 3 होगी, ठीक है, इसकी इंटीजर वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा दिमाग मत लगाना है इसके अंदर, बस एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है सी प्लस प्लस के अंदर, जो कि क्या करता है, कंसिस्ट करता है इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है और इसका एक एग्जांपल याद कर लेना बस, ठीक है। एनएम आपका खत्म हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन बी का, जो कि जिसके अंदर हमें प्रोग्रामिंग आई थी, ठीक है। देखो क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे कि सेक्शन बी के अंदर हमारे जो क्वेश्चन था उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन था, मैं करके आया था मल्टीपल इनहेरिटेंस, मुझे आती थी प्रोग्रामिंग, ठीक है। मुझे पता था ये कोड बहुत जल्दी हो जाएगा, इसके लिए मेरा टाइम बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको भाई लगता है कि मेरे को थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग में दिक्कत है, मेरे को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, एक पॉइंट पे दिक्कत आ रही है ना, तो मत करना, क्यों, क्योंकि आपका अगर थोड़ा सा भी प्रोग्राम कहीं पर गलत होता है तो पूरे नंबर कटते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको आती हो
तो आप करके आना, ठीक है, वरना थ्योरी पर जाना, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है, जैसे कि आप एक बात समझो, जैसे कि कोई एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, उसके पास जो ट्रेड्स हैं, उसके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, वो उसकी मम्मी की भी हैं, ठीक है, वो उसके पापा की भी है, और कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि भाई जैसे मेरे मामा की प्रॉपर्टी आ गई किसी के अंदर, किसी के अंदर की मामी की प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, कि भाई ऐसा दिखता है, तो उसके पास क्या है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, मल्टीपल लोगों की, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक हमारी चाइल्ड क्लास है और मल्टीपल हमारी पेरेंट्स क्लास है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। और अगर हम एक बच्चा है, ठीक है, और उसकी सिंगल पेरेंट्स मतलब कि सिर्फ पापा की प्रॉपर्टीज आई हैं, तो वो होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। समझ गए होंगे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस कुछ नहीं होता, अकर व्हेन अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम टू और मोर बेस क्लास, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो से ज्यादा, एक से ज्यादा बेस क्लास है, तो ये और ड्राइव क्लास हमारी एक है, ठीक है, यानी कि चाइल्ड क्लास हमारी एक है। तो ये क्या है हमारी, ये हमारा क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, जल्दी से समझते हैं। सो देखो, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया ना, वो हमारा एम्प्लॉयज का लिया है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, एक हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, एक हमारा एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के बाद दो प्रॉपर्टी तो होगी, देखो, एक तो एम्प्लॉय की कोई ना कोई जॉब होगी, ठीक है, एम्प्लॉय है भाई, काम कर रहा है, तो कोई ना कोई जॉब होगी, है ना, जॉब का कोई टाइटल होगा, ठीक है, और जॉब की कोई भी मतलब कोई भी मान लो जॉब का कोई और प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। ऐसे ही एम्प्लॉय कोई ना कोई पर्सन होगा, ठीक है, पर्सन होगा, पर्सन का कोई नेम होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखो, ये पर्सन और जो जॉब है, ये तो एम्प्लॉय के अंदर होगी, हर के अंदर, ठीक है। अब एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो वेरी कर सकती है, वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन ओके, कोई ना कोई जॉब कर रहा होगा और कोई कोई पर्सन होगा, उसका नाम होगा कोई ना कोई, तो ये दो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने एक क्लास बनाई पर्सन और एक क्लास बनाई जॉब, ठीक है, और इन दोनों को हम इनहेरिट कर लेंगे इम्प्लॉयज के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। जल्दी से देखते हैं इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले हमने क्या बनाई, बेस क्लास बनाई दोनों, ठीक है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अब समझेंगे, ठीक है। तो हमने बेस क्लास बना ली दोनों, एक बना ली पर्सन और एक बना ली जॉब, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम ये तो ऐड करेंगे, बॉयलर प्लेट की तरह समझ लो, ठीक है। एक हमने क्लास बनाई पर्सन, जिसके अंदर हमने यहाँ पर पब्लिक लिखा, और हमने एक नेम डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक सेटर का यूज कर लिया, और एक यहाँ पे हमने गेटर का यूज कर लिया। सेटर से क्या करते हैं, जो भी वो नेम देगा, वो नेम के अंदर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लग जाएगा, बेसिक सी बात है, इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने गेटर ले लिया कि जो भी अगर डिस्प्ले नेम कोई भी कॉल करता है, तो जो भी नेम होगा वो मिल जाएगा, ठीक है, आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात है। ये हमारा पर्सन क्लास बन गई, बना के देख लेना प्लीज, या नोटबुक के अंदर लिख के देख लेना इसे। अगर नहीं देखोगे तो फिर वहां पे जाके आएगा समझ दिमाग में कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना था या यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना था, ऐसे, ठीक है। अगर आपको नहीं आती, तो आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बेस क्लास, ये तो हमारी एक बेस क्लास हो गई। अब आती है हमारी दूसरी बेस क्लास, जो कि है हमारी जॉब। जॉब लिखा, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग स्ट्रिंग डाली जॉब टाइटल, और हमने एक सेटर डाला, है ना, जो टाइटल को उसके अंदर लगाएगा, और एक हमने गेटर डाला, जिससे हम टाइटल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, ये हमारी दो बेस क्लास हो गई, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई ये चीज, है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ऊपर करूँ इसे, एक मिनट, हाँ। अब आती है हमारी ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास क्या है, मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉइज, ठीक है। काम करता हूँ ना, इसको ऊपर ले जाता हूँ, एक मिनट, बाजू में रख के दिखाऊंगा, फिर मैं ठीक कर दूंगा इसे। सो देखो ऐसे, ठीक है। तो देखो, ये एक ही प्रोग्राम है, मैंने अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी दो बेस क्लास हो गई, ठीक है, ये बेस क्लास वन हो गई, ये बेस क्लास टू हो गई, ठीक है। अब एक हमारी है ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास क्या है, हमारी एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय के अंदर हमें अगर किसी भी क्लास को इनहेरिट करना है, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर एक कॉलन लगाते हैं, और उस वाले एक्सेस मॉडिफायर, और किस टाइप का है, और उस क्लास का नाम, फिर एक्सेस मॉडिफायर, फिर उस क्लास का नाम, ठीक है। तो देखो, हमने यहाँ पर कॉमन लगा के दो क्लास को कर दिया, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। समझ गए। इसके अंदर हमने फिर ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर हमने एक्सेस मॉडिफायर लगाया, फिर हमने इसके अंदर एक डेटा टाइप बनाया सैलरी, ठीक है। सैलरी मैंने बताया था वैरी हो सकती है, तो हमने सैलरी बनाया, फिर हमने सैलरी के लिए एक क्या बना लिया, सेटर बना लिया, ठीक है। जो भी सैलरी होगी वो एम्प्लॉय सैलरी से नाम पे जाएगी अंदर, और सैलरी को मतलब इनिशियलाइज कर देगी सैलरी को, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें अगर एक्सेस करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये वॉइड एक समझ लो गेटर बनाया है, ठीक है।
और हमने यहाँ पर सैलरी को ले लिया, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि नेम को भी हमें चाहिए, हमें एम्प्लॉय का नेम भी देखना है। तो हमने क्या किया, डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम कहाँ से आया, यहाँ पर हमारा डिस्प्ले नेम। हमने इसको इनहेरिट कर रखा है, तो हम डायरेक्टली पर्सन क्लास में से डिस्प्ले नेम को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमने डिस्प्ले जॉब लिखा, जो कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जॉब क्लास से डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे इनहेरिट कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब जल्दी से इसी के मेन फंक्शन के अंदर देखते हैं। हमने एम्प्लॉय से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ईएमपी, ठीक है। और हमने सेट कर दी कुछ वैल्यू, सेट नेम कृष्णा शर्मा, और सेट जॉब टाइटल सॉफ्टवेयर डेवलपर, और सेट सैलरी 1,20,000, ठीक है। अब हमें इन सब की वैल्यूज को डिटेल को देखना है। तो हमने क्या किया, ये वाले फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर देंगे डिस्प्ले डिटेल, जिससे कि हमें नेम भी पता चल जाएगा, जॉब भी पता चल जाएगा, टाइटल और सैलरी भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो देखो हमारे टाइटल के सारी चीजें आ गई। अब हम इन सबको पता कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने नीचे आउटपुट लिखा हुआ है, मैंने बस आपके लिए इसे ऊपर डाल दिया था, ठीक है। तो इसको नीचे कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा यार आपको बहुत अच्छे से। तो देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, पूरी डिटेल आ रही है, एम्प्लॉयज डिटेल आ रही है। पहला कृष्ण नरसिम्हा सॉफ्टवेयर डेवलपर, और डॉलर लग गया भाई, बहुत ज़्यादा सैलरी हो गई, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन बी था वो भी खत्म हो गया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ थैंक यू सो मच यार, और प्लीज़ यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट करके जाना, बहुत अच्छा था अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और आपने अभी तक अगर वन शॉट वीडियोस नहीं किए चेकआउट, तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल रहा होगा। और नेक्स्ट पार्ट चेकआउट कर लेना सेक्शन बी, सेक्शन सी के लिए, ठीक है। सेक्शन बी तो मैंने यहाँ पे यार करवा ही दिया, यहाँ पे लिखा क्यों है ना। सेक्शन सी तो मैंने करवा ही दिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।